students, welcome to Biolibrary, and I hope your preparation is going very well. So the first lecture for your biochemistry series is coming from proteins, that is amino acids. Basic जो idea होता है amino acids के बारे में वो and amphoteric nature of your amino acids. See, हम proteins deal कर रहे हैं, तो basically आप अगर protein को देखते हो बाहर से, फॉर एग्जाम्पल दीज हेयर्स, ये नेल्स हो गया, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट इनके जो है वो प्रोटीन्स है। अब प्रोटीन्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है? अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन को आप डिवाइड करके पढ़ोगे, पहले आप अमाइनो एसिड्स पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से आपके प्रोटीन को कुछ फीचर्स मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अमाइनो एसिड हैज द टेंडेंसी टू रोटेट योर प्लेन पोलराइज लाइट, तो उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिला कि वो आपकी लाइट को पोलराइज कर सकता है, या तो प्लस डायरेक्शन में या तो माइनस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बायोकेमिस्ट हूँ, मैंने कोई प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिया, राइट, एंड आई डू नॉट नो कि उसमें क्या मिक्सचर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरा जो अमाइनो एसिड है इट हैज अ कैरेक्टर ऑफ एब्जॉर्बिंग या फिर रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो मैं ये पता कर सकती हूँ कि इसका कंसंट्रेशन कितना है। अगर कंसंट्रेशन है तो उसमें किस डायरेक्शन में लाइट रोटेट हो रही है, उससे ये पता कर सकती हूँ कि मेरे जो मैंने अमाइनो एसिड सिंथेसाइज किए हैं वो प्लस फॉर्म है या माइनस फॉर्म है, ठीक है। DL फॉर्म कहना हमेशा एडवाइजेबल नहीं होता है, वो प्लस और माइनस फॉर्म्स ही आप कहोगे। तो बेसिकली हमें जो बहुत बड़ा फीचर मिलता है दैट इज व्हाट, कि जस्ट बिकॉज हमारे अमाइनो एसिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उससे हमें लेबोरेटरी में हेल्प मिलती है प्रोटीन के क्वांटिफिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास में पानी देखा, आप वो पानी देख के बता सकते हो 250 ml है, 200 ml है, 400 ml है, बट एक्यूरेटली जब आपको एक प्रोटीन में बताना होता है कि अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, तो एक छोटी सी क्यूबिट में आप उसका जो सोल्यूशन लेते हो, उसके बाद उसकी एब्जॉर्बेंस चेक करते हो, जो कि बियर-लैम्बर्ट लॉ पे काम करती है, उससे आप ये बता पाते हो कि अच्छा ओके इट हैज अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये सो एंड सो जगह पे एक पीक शो कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि 280 नैनोमीटर्स होती है। अब 280 नैनोमीटर्स इसलिए होती है क्योंकि 279 तक इसके 3 एरोमेटिक एसिड्स हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनाइन, दो बहुत लीस्ट एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, एक ज्यादा करता है, उसकी वजह से 279 के पास तक पीक आती है, और जिसकी वजह से हम 280 मैक्सिमा कंसीडर करते हैं कि 280 नैनोमीटर्स पे देखेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रोटीन है कि नहीं। अब आपके साथ सिंपल एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो क्यूवेट है या आपकी जो सैंपल है उसमें आप पे 3 तरीके की चीजें प्रेजेंट है। सपोज वो है न्यूक्लिक एसिड में ही डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब आपको प्रोटीन क्वांटिफाई करना है, तो डीएनए, आरएनए आपके लिए इम्प्योरिटी हो गए, तो आप वहां पे प्रोटीन क्वांटिफाई करने के लिए 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस देख के पता कर सकते, 280 नैनोमीटर पे सॉरी एब्जॉर्बेंस देख के डायरेक्ट पता कर सकते हो कि आपके पास प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। और ये कैरेक्टर कैसे मिला आपके प्रोटीन को? जस्ट बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, प्रोटीन एज अ होल की प्रॉपर्टी अलग होती है। फर्स्ट लेक्चर बहुत बेसिक है, लेकिन जो मैं नोट्स दे रही हूँ उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो लेनिंजर पढ़नी है, लेनिंजर में फिगर्स पढ़ने हैं, बहुत फास्ट एक रीडिंग मारनी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं। वैसे मैं ये भी कर रही हूँ कि लेनिंजर से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका कॉपी पेस्ट करके एक पूरा पीपीटी बनाऊंगी और लास्ट में रिसाइट कर दूंगी आप लोगों के लिए, तो वो भी आप तक आ जाएगा। बट आप अपने एंड से अगर कोशिश करना चाहते हो तो आप भी पढ़ सकते हो उस बुक को। जो मैं नोट्स दे रही हूँ उसमें लेनिंजर से ऐड करना है ऐड करिए, क्वेश्चन से ऐड करना है ऐड करिए। मैं सारी चीजें अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आज जिन शीट से पढ़ाया है, 2 ही शीट है, वो उन दोनों शीट की फोटो खींच के मैं आपको वहां पे दे दूंगी पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप उस पे चाहो तो ऐड कर सकते हो, अपने नोट्स चाहो तो बना सकते हो। देखो, आपने ये सारी चीजें पहले भी पढ़ी होंगी जिन्हें सीएसआर की प्रिपरेशन करी है। मेरा पर्सपेक्टिव जानने का आपके लिए सिर्फ इतना हेल्प होगा कि मैं कनेक्ट दे दूंगी आपको कि अच्छा ओके ये कर रहे हैं तो ये क्यों किया। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आप अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। तो एक अमाइनो एसिड को आप कैसे पढ़ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में एक अमीन ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड। अब अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हर एक अमाइनो एसिड में होना है, कांस्टेंट है। इनके साथ साथ एक और कांस्टेंट चीज मिलती है आपके अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में, विच इज व्हाट, हाइड्रोजन। तो COOH ग्रुप, NH3 ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप बोलो, NH3 प्लस या NH2 ग्रुप, बात सेम है।
और H, ये तीनों आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे। अगर आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख रहे हो तो आप इन तीनों को हर बार ड्रॉ करोगे, बंद कर दो, आप सीखो सिर्फ आर ग्रुप ड्रॉ करना, सिर्फ आर ग्रुप ड्रॉ करना, क्योंकि आर ग्रुप ही वेरी करता है, आर ग्रुप ही डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। कहीं पे वो सिंपल एच के फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि ग्लाइसिन है, कहीं पे वो इतना ज्यादा ब्रांच्ड है कि CH2 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 उसके बाद NH3+ के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये लाइसिन है। तो ऐसे आप आर को सब्सटीट्यूट करते जाओगे, आपके पास आपके 20 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, साथ में मैंने बताया है आपको कि अल्फा कार्बन क्या होता है। अगर आप एक अमीनो एसिड बनाते हो, अच्छा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी मतलब कितने सब्सटीट्यूएंट से वो एक टाइम पे जुड़ा रहता है, तो वो 4 सब्सटीट्यूएंट से जुड़ा रहता है जो कि उसकी वैलेंसी है। तो कार्बन के केस में एक हुआ COH ग्रुप, एक हुआ NH3 या फिर NH2, एक हुआ H और एक हो गया R ग्रुप, तो ये उसके 4 ग्रुप्स हो गए। अब अगर आपका COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप सेम कार्बन पे अटैच है तो उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। जिसपे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप सेम कार्बन पे है तो उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे। ओके, तो मैंने आपको अल्फा कार्बन बताया। अब हम क्लासिफाई कर देते हैं अमीनो एसिड को, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, डिपेंडिंग अपॉन कि किस कार्बन पे अमीनो ग्रुप है। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जो अल्फा कार्बन है वो हम बोलते हैं कि इसी पे NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसी पे COH ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि दोनों ग्रुप देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है अल्फा कार्बन है। अब हम देखना शुरू करते हैं आपके अमीन ग्रुप को। अब किस पे कार्बोक्सिलिक है आपको ध्यान नहीं देना, अब ध्यान देना है कि अमीन ग्रुप किस पे है, बेस्ड अपॉन कि किस पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। बीटा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा, कार्ब, ये अमीनो एसिड्स आपके पास कैटेगराइज हो जाते हैं। तो इनमें से एप्सिलॉन अमीनो एसिड क्या है? Everyone, welcome to BioLibrary, and first lectures I'm going to start. This is proteins from biochemistry, so basic preliminary information about what proteins are and the constituents of proteins, that is amino acids. So basic introduction to proteins, as in amino acids, as to what is their nomenclature and also what is the dual or amphoteric nature of amino acid is what we are going to learn in this lecture. तो स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स ये मोर देन सफिशिएंट है जो मैं आपको नोट्स देख रही हूँ जो वीडियो में है। व्हाट यू कैन डू इज़, आप किसी भी क्वेश्चन से, जहाँ से भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हो फ्रॉम एनी सोर्स, यू कैन राइट डाउन, like you can use these notes as the base notes and then you can additionally add points. Say for example you get to know something from some questions, so you can write as point 1 and then you can write your point. Okay, so let's start. So proteins are the polymers of small biomolecules. So they are called as biomolecules because we are talking cell के अंदर की बात हो रही है. So biomolecules, amino acids is a type of biomolecule जो कि what is important या फिर जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स के बारे में होता है। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स है आपके सेल में, सबसे ज़्यादा जो मिलता है दैट इज प्रोटीन। तो हाईएस्ट नंबर पे क्या मिलता है आपको? प्रोटीन मिलता है सेल में। ओके, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि जो आपका पॉलीमर है वो प्रोटीन है और उस प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब क्या किस चीज़ के बने होते हैं अमाइनो एसिड्स? बेसिकली इट हैज़ 4 पार्ट्स जिसमें कि 3 कांस्टेंट होते हैं और एक वेरिएबल होता है। सो 3 कांस्टेंट क्या क्या होते हैं? अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एक हाइड्रोजन एटम। और वेरिएबल में साइड चेन वैरी करता है और इसी साइड चेन या फिर आर ग्रुप की वजह से आपका प्रोटीन एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है, हाइड्रोफोबिक हो सकती है, पोलर, नॉन पोलर, सारे नेचर जो भी आप देखते हो वो सारे आपके साइड चेन की वजह से आते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट है किसी भी अमीनो एसिड में, ये ग्रुप्स कांस्टेंट है। अब अमीनो एसिड डिफर विद रिस्पेक्ट टू साइड चेन, किसके बेसिस पे डिफर करते हैं अमीनो एसिड? डिफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो आर ग्रुप है उसके बेसिस पे। ठीक है, और वो आर ग्रुप किस पे अटैच होता है? अल्फा कार्बन पे। तो अब देखते हैं कि अल्फा कार्बन क्या होता है। तो अगर हम कोशिश करें यहाँ पे ड्रॉ करने की एक अमीनो एसिड को, ठीक है, तो ये हो गया इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज योर NH2 ग्रुप and then R group and this is H group. So suppose this is the carbon atom, right? The carbon atom to which your COO as well as NH3 यानी कि COOH बोलें या फिर COO नेगेटिव बोलें, इसको मैं बस समझाऊंगी अभी क्या है, और NH2 बोलें या फिर NH3+ बोलें, बात सेम है। तो COO
COOH कुछ भी बोल सकते हैं, बस CO बोलोगे तो नेगेटिव चार्ज लगाओगे. दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन. ठीक है, कार्बोक्सिलेट भी बोल सकते हो. 8 सिर्फ आप तब लगाते हो जब वो आयनिक फॉर्म में होता है. एंड दिस इज अमोनियम ग्रुप. ठीक है, अमोनियम आयन के ग्रुप में प्रेजेंट है ये. तो आपका अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है टू विच बोथ दी ग्रुप्स, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स आपके सेम कार्बन से अटैच हों. ठीक है, उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्दर. कैसे? बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, एप्सिलॉन हो सकता है. इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं या कैटेगराइज करते हैं. तो अल्फा कार्बन इज द कार्बन एटम टू विच योर NH2 एज वेल एज COOH ग्रुप इज अटैच्ड. अब क्लासिफिकेशन ऑफ योर अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? C एटम, यानी कि कार्बन एटम के बेसिस पे. अब कार्बन एटम के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है दैट इज 5 टाइप्स, बट मोर देन 5 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच कार्बन एटम, टू विच कार्बन एटम योर अमोनियम ग्रुप इज अटैच्ड. तो जो अल्फा होता है, जहाँ पे I have already told you कि both amino as well as carboxylic group are attached to same carbon atom. Then it becomes alpha amino acid. Okay, then it becomes what? Alpha amino acid. तब उसके बाद जब वो अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप पे अटैच हो तो वो बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, तीनों चारों तरीकों का हो सकता है. ओके, सो अगर अल्फा है तो उसके COOH और अमीनो ग्रुप जो है वो सेम कार्बन पे अटैच है. अगर वो बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन में से कुछ है तो उसका जो अटैचमेंट है वो आपका अमीनो ग्रुप देखोगे, कौन से कार्बन से अमीनो ग्रुप अटैच है. फॉर एग्जाम्पल, बीटा अमीनो एसिड में आपका जो अमीनो ग्रुप है, यानी कि जो अमीन ग्रुप है NH3 प्लस ग्रुप, दिस विल बी अटैच टू कार्बन एटम अदर देन अल्फा कार्बन एटम. ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा क्लासिक एग्जाम्पल क्या है आपके पास? लाइसीन है. लाइसीन का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम कोशिश करें तो बेसिक एक जो आपका स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का वो तो होना ही है, दैट इज CO नेगेटिव NH3 प्लस. यहाँ पे आपका H एटम, यहाँ पे उसकी में एक साइड चेन होती है. ये मैंने आपसे क्विज में भी पूछा है कि कितने उसमें प्रेजेंट होते हैं क्या कार्बन एटम साइड चेन्स में, राइट? तो वो साइड चेन है. आपको मैं यहाँ पे सारे कार्बन एटम्स दिखा सकती हूँ. H और यहाँ पे हो जाएगा एक NH3 प्लस ग्रुप अटैच. ठीक है, तो इसमें ये अल्फा कार्बन है. क्यों? क्योंकि उसमें CO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव प्रेजेंट है. ये बीटा कार्बन है एडजेसेंट टू व्हाट? अल्फा कार्बन. ये गामा कार्बन है, ये डेल्टा कार्बन है और ये एप्सिलॉन कार्बन है. तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है दिस इज एप्सिलॉन कार्बन एटम एंड इस पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये कैसा अमीनो एसिड हो जाएगा? एप्सिलॉन अमीनो एसिड. ठीक है, इसको हम बेसिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि यू कैन क्लियरली सी कि एक से ज़्यादा, एक बेसिक ग्रुप और दूसरा बेसिक ग्रुप, एक से ज़्यादा बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट? तो जब अबंडेंस होगी, एक्चुअली इस पे ऑलरेडी मैंने लिखा था क्योंकि मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया था बट मुझसे ही गलती से डिलीट हो गया. अबंडेंस ऑफ अगर अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा. तो एक से ज़्यादा है इसलिए ये बेसिक हो गया. अब डिस्पाइट कि इसके पास CO ग्रुप प्रेजेंट था लेकिन ये बेसिक अमीनो एसिड हुआ. और टाइप क्या हो गया इसका? एप्सिलॉन अमीनो एसिड का. तो इसके साथ बेसिक चीज़ें ख़त्म होती हैं कि आपके कितने तरीके के अमीनो एसिड क्या होते हैं, अल्फा कार्बन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट टू C एटम. इससे ज़्यादा आपको इस चीज़ में नहीं पढ़ना है. आप इसको बेसिक चीज़ों में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, राइट? इसके साथ दूसरा टॉपिक में स्टार्ट करूंगी विच इज़ व्हाट? एम्फोट्रिक या डुअल नेचर ऑफ योर प्रोटीन्स में जो डुअल नेचर अमाइनो एसिड शो करते हैं उसको मैं पढ़ाती हूँ आपको. ओके, अब बात करते हैं आपके एम्फोट्रिक नेचर पे. किसके? अमाइनो एसिड के. तो एम्फोट्रिक बेसिकली मतलब होता है डुअल नेचर, यानी कि ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है एज अ बेस और एज एन एसिड. ठीक है, तो यही बिहेवियर इसका क्या कहलाता है? एम्फोट्रिक नेचर. अब वो किस वजह से होता है? क्योंकि इसके पास COH ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये एसिडिक ग्रुप है. यहाँ पे मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कि आप ऐसे इमेजिन करो, ऐसे आप अमीनो एसिड को एज सच, फॉर एग्जांपल अपने एक ट्यूब में अमीनो एसिड्स पड़े हैं, सिर्फ अमीनो एसिड्स पड़े हैं आपकी ट्यूब में, एक तरीके का अमीनो एसिड है. अब वो किसी की तरह बिहेव नहीं कर सकता, नाइदर एज अ एसिड नॉर एज अ बेस, जब तक आप उसको कोई सॉल्वेंट नहीं देते,
आप कोई सॉल्वेंट देते हो तो उसको मीडिया मिलता है जिससे कि वो डिसोशिएट हो सके या फिर वो आयंस का ट्रांसफर कर सके। आयंस बोले तो ये COOH जो है वो एसिड है, और एसिड्स की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। तो ये क्या करता है? ये एट टाइम्स डोनेट कर देता है एसिडिक कंडीशन में H+ आयन को। और ये अमीनो ग्रुप है, ये बेसिक है, और बेसिस आर व्हाट? ये एक्सेप्टर्स हैं। ये एक्सेप्टर है तो ये एक्सेप्ट करेगा। बेसिकली यहाँ का जो H+ आएगा, इट विल टेक इट एंड इट विल बिकम व्हाट? NH3+ एंड इट विल बिकम CO नेगेटिव। ठीक है, तो यही नेचर, जस्ट बिकॉज ऑफ योर COH डोनेट्स one of the proton and becomes CO negative and NH2 gains one of the proton and becomes NH3+, तो ये शो करते हैं डुअल नेचर ऑफ योर अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड में बेसिक टर्म्स क्या क्या यूज हुए? मैंने बोला एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक मतलब डुअल नेचर, बिहेविंग एज बोथ एसिड एंड बेस। लेकिन कब? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड है। अगर एस्पार्टिक एसिड यानी कि डी की बात करें हम, तो डी के पास CO नेगेटिव एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा होने की वजह से इट बिहेव्स एज व्हाट? एसिड। लाइसिन अमाइनो ग्रुप NH3+ एक से ज़्यादा हैं, देयर आर 2 अमाइनो ग्रुप्स, तो इट बिहेव्स एज व्हाट? बेस। तो दिस इज इंटायरली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन pH एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन। जो आपका pH होता है और जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन होता है उसमें क्या रिलेशन है? तो अगर आप किसी सेल की या किसी मीडियम की बात करो, बाहर आप किसी मीडियम की बात करोगे, अगर सेल के अंदर इन विट्रो की बात होगी तो सेल की बात हो जाएगी। तो जो आपके प्रोटॉन कंसंट्रेशन होता है, ये यूनिवर्सली नोन है कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन जितनी बढ़ती जाएगी pH उतना कम होता जाएगा। दैट इज, अगर आप यहाँ पे एक pH स्केल ड्रॉ करते हो तो दिस इज योर न्यूट्रल, दिस इज 0, दिस इज 14। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल pH स्केल चल रही है। तो ये है लो pH। लो pH पे हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन, ये है हाई pH। हाई pH जिसपे कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम। तो जब आपका प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्रोटोनेशन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन, पहले आपका जो अमीनो एसिड है वो नॉर्मल COOH NH2, ये कार्बन एटम जिसमें कि क्या क्या प्रेजेंट था? एक सेकेंड। उसके बाद ये R ग्रुप और ये H ग्रुप प्रेजेंट था, है ना? तो ये क्या करता है, जब प्रोटॉन बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलता है तो ये तो यहाँ गया ही, NH2+ R CO नेगेटिव, दिस इज H अगेन R ग्रुप। अब ये NH3+ हो चुका है, सरप्लस प्रोटॉन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटॉन है। तो यहाँ पे आपकी अमीनो एसिड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। लो pH पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर आप हाई pH पे देखोगे तो हाई pH पे इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। हाई pH पे क्या होगा? हाई pH पे होगा कि ये जो COOH है ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मीडियम में अब H+ कम हो जाए, मैं कोशिश करूं कि H+ रेज हो, H+ रेज हो, तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो CO नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा सेल में आपको। और ये क्या होगा आपका H। तो यहाँ पे प्रोटॉन पे कैसा प्रोटीन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अब मैं जो बता रही थी यहाँ पे कि जो pH में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pH के। pH कम प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा pH, प्रोटॉन ज़्यादा pH कम, प्रोटॉन कम pH ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करते हैं, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी प्रोटीन पे नेट चार्ज 0 हो जाए। वो 0 चार्ज कैसे होता है? ये अपना एसिडिक नेचर शो करके इसको प्रोटॉन डोनेट करता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और NH3 पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर इसको मैं -1 कंसीडर करूं और इसको +1 कंसीडर करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों से, और उसके बाद हमारी प्रोटीन पे क्या बचेगा? 0 चार्ज। तो इसी टाइप के फॉर्म को जहाँ पे आपकी प्रोटीन पे 0 चार्ज हो, वो किस pH पे चार्ज 0 हुआ है उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब उस पर कोई चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से उसका माइग्रेशन बंद हो जाएगा अंडर द फील्ड या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
आयंस तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज कैरिंग, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज कैरिंग। साथ में अगर कोई अमाइनो एसिड है जिसमें कि दोनों हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स, उसे ज्विटर आयन बोलेंगे। और ओवरऑल इनमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। देखो अगर आप बाहर से देख रहे हो तो सीमिंगली दे हैव बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स, लेकिन उन पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, 0 है। विद दिस मैं आज की चीज़ें जो हैं वो आपका एम्फोट्रिक नेचर एज वेल एज जो मैंने बेसिक प्रोटीन के बारे में बताया है वो एंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको मॉर्निंग में एक टेस्ट लूँगी 100 क्वेश्चंस प्रोटीन के। आई होप अगर आप प्रोटीन्स पढ़ रहे हो तो आप लेनिंजर और पाथफाइंडर दोनों को कंसीडर कर सकते हो रीडिंग के लिए। आपके बीआरसी एग्ज़ाम के लिए इनफ है। प्लीज़ किसी पेड कोर्स या फिर कोई अगर आपको टेस्ट सीरीज बेचे तो मत लेना, क्योंकि आपको बीआरसी एग्जाम में कॉन्सेप्ट चाहिए, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल पोती पढ़ के जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी चीज़ को पढ़ो जो मैं पढ़ा रही हूँ। जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, जितना अच्छे से इसको ग्रास्प कर सकते हो उतना अच्छे से ग्रास्प करो, और उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें बिल्ड करो। ओके तो कल जो टेस्ट है वो प्रोटीन से है, 100 क्वेश्चंस। आप चाहो तो मैं देखती हूँ कि मैं वो 100 क्वेश्चंस कितनी देर में करा पाती हूँ। आप कोशिश कर सकते हो कि आप ये चेक कर लो कि आप टाइमर के साथ उसको लगाओ। आप एक क्वेश्चन लगाओ, आप टाइमर देखो कितनी देर में कर पा रहे हो। इस तरीके से अगर आपका एवरेज 30 सेकेंड आ रहा है या 15 सेकेंड आ रहा है तो आप देख सकते हो कि आप 100 क्वेश्चंस कितनी देर में कर रहे हो, राइट। अगर आप 100 क्वेश्चंस को कर ले जा रहे हो 30 सेकेंड में, तो फिर भी आप 50 मिनट्स में, कॉम्पिटेंस बहुत हाई होती है अगर 30 सेकेंड्स में आप कर रहे हो। अगर आप 1 मिनट ले रहे हो एक क्वेश्चन को करने के लिए और आपके पास कितने हैं 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप 100 मिनट्स ले रहे हो, आपके पास एग्जाम में टोटल 120 मिनट्स है। तो कोशिश करो कि आप 1 मिनट से कम टाइम लो। कुछ क्वेश्चंस में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहे हैं आपको उनमें 30 to 40 सेकेंड्स लो। जो आपको थोड़े से हाई लग रहे हैं उनमें गो टू 55 सेकेंड्स या 60 सेकेंड, उससे ऊपर आप नहीं दो किसी भी क्वेश्चन को टाइम। ओके सो थैंक यू एवरीबडी। कल मिलते हैं हम दूसरी क्लास के साथ। तो मैं डालते रहूँगी अपनी तरफ से क्लास और आप भी अपनी तरफ से पढ़ते रहो, राइट। आई विल ब्रिंग यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑल्सो, तो उसकी आप चिंता मत करना। सो विद दिस क्लास एंड्स हियर।